हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है पांचवें लेसन का टॉपिक 7th म्यूटेशन उत्परिवर्तन और सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया। आज के एपिसोड 8 में मैं डॉक्टर रमाशंकर पांडे, प्रवक्ता जीव विज्ञान एच इंटर कॉलेज मुसाफिर खाना अमेठी, आपका स्वागत करता हूं। और ये मैं बताता हूं कि म्यूटेशन क्या होता है, इसको ध्यान से सुने समझें। तो म्यूटेशन इज ए फेनोमेना, एक ऐसी प्रक्रिया है उत्परिवर्तन which results in alteration of DNA, जो डीएनए में बदलाव ला देता है। किसमें? डीएनए के सीक्वेंसेस में, क्रम में, एंड consequently results in changes in the genotype and phenotype of an organism। हिंदी में इसको समझें, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, कि उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। डीएनए के सीक्वेंस में अनुक्रम में बदलाव ला देती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप यानी कि जीन की बनावट में एंड फिनोटाइप, और जब जीन की बनावट में अंतर हो गया तो उससे दिखने वाले जो लक्षण है उसमें भी अंतर आ जाएगा, वह फिनोटाइप में परिवर्तन आ जाता है। तो डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव आ जाता है। आइए इसी को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं कि ये एक्चुअली होता कैसे है। देखिए, ये मान लेते हैं एक डीएनए सीक्वेंस है, ये डीएनए, और यहां से लेके यहां तक इसको एक जीन मान लेते हैं, और इस जीन से जो संरचना बनती है ये है मैसेंजर आरएनए। इसको मैसेंजर या आरएनए या एमआरएनए क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें यह संकेत सूचना होती है जो प्रोटीन बनानी है, और इसके बाद ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए बनता है और ट्रांसलेशन के द्वारा ये प्रोटीन बन जाती है। ये प्रोटीन है जिसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, प्रोटीन बन जाती है। तो डीएनए से आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनी, और यह प्रोटीन एक खास काम करेगी, इसके लिए यह निर्धारित है। इस खास काम के लिए इसका निर्धारण पहले से ही तय है। तो अब ध्यान दें कि मैसेंजर आरएनए पर आरएनए जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हमेशा ध्यान रहे कि जैसे एडेनिन, थायमिन नहीं होता है, इसमें यूरेसिल होता है, साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है। ये 4 हैं। 4 में कोई भी हम क्रम लिख सकते हैं। 4 में कोई भी, मान लीजिए ए यू जी सी सी, ठीक है, ए, बिना दिमाग पे जोर डाले कोई भी क्रम हम लिखेंगे, कोई टेंशन नहीं है इसमें, जी सी, ठीक है। थायमिन नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रहे, यू ए जी सी, ठीक है, कुछ भी लिखा, जी सी, कुछ भी। अब इसके सारे के हम कोडॉन्स बनाते हैं। ये ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं, 3-3 का सेट होता है, 3-3 का ये सेट होता है। 3-3 का सेट हो गया, इसको कोडॉन कहते हैं। ये कोडॉन मैसेंजर आरएनए पर होते हैं, ध्यान रहे। ये 3-3 का सेट होता है, और कितने सेट होते हैं? ये 64 सेट होते हैं। और 64 कैसे निकले? ये 4 है ना और ये 3 है, तो 4 2 जा 3, 4 क्यूब। तो आप देखें 4 गुणे 4 गुणे 4 इज इक्वल टू 64। 64 सेट्स होते हैं। इसमें 3 सेट केवल ऐसे होते हैं जिन पर कोई एमिनो एसिड नहीं आती, बाकी सभी एक सेट पे एमिनो एसिड्स जुड़ी होती हैं। तो अमीनो एसिड्स को लाता कौन है इस प्रोटीन पे? ध्यान रहे कि सारी प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होती हैं। दूसरे भाषा में कहें कि अमीनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन के टूटने से अमीनो एसिड मिलती है, प्राप्त होती है। तो ये सारे से कैसे जुड़ते हैं अमीनो एसिड? इन सब के
एंटी कोडॉन्स होते हैं, ध्यान रहे एंटी कोडॉन्स। जैसे ए है तो एट से यू हो जाएगा, यू है तो यू से ए और जी से सी, ये सारे जुड़ते हैं। एडेनिन से यूरेसिल जुड़ेगा, यूरेसिल से एडेनिन जुड़ेगा, साइटोसिन से गुआनिन जुड़ेगा और गुआनिन से साइटोसिन जुड़ेगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा और इसमें डबल बॉन्ड होगा इन द केस ऑफ आरएनए। तो ये यूएसी और ये यूएसी किस पर होगा, ये होगा ट्रांसफर आरएनए पर, और इससे एक अमीनो एसिड जुड़ी रहेगी, अमीनो एसिड। तो अब एक अमीनो एसिड 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही जिस क्रम में इसके कोडान है उसी क्रम में ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेके आएगा, और ये अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। 2 जुड़ेंगे तो डाइपेप्टाइड, इसी तरह जुड़ते जुड़ते इसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से ये श्रृंखला तैयार होती है किसकी, प्रोटीन की। तो यह खास प्रोटीन बनी कैसे, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा, मैसेंजर आरएनए से यह प्रोटीन बनी ट्रांसलेशन के द्वारा। अब इस प्रोटीन ने कोई विशेष कार्य किया, ये तो इसका बेसिक मैकेनिज्म हुआ। अब हम समझते हैं कि म्यूटेशन में क्या होता है। म्यूटेशन में सपोज करिए कि अगर यहां से ये चीज हट गई, डिलीट हो गई, मान लीजिए इस कोडान से ये चीज डिलीट हो गई, हट गई, तो अब आप देखें कि सारा क्रम बदल गया। यहां तक तो ठीक है, यहां के बाद फिर GUA हो जाएगा, ये कोडान हो गया। यहां से GC ये कोडान हो गया, नया कोडान हो गया, पुराना वाला बदल गया ना, नया कोडान हो गया। अब ये जो नए कोडान बन गए तो नए कोडान के नए न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, नए न्यूक्लियोटाइड नई अमीनो एसिड आके जुड़ेगी। तो अब जब अमीनो एसिड में बदलाव हो गया तो कुल ध्यान है कि 20 अमीनो एसिड से करीब करीब सारी प्रोटीनें बनती हैं। जैसे इंग्लिश के अल्फाबेट A से Z होते हैं और उन्हीं से इंग्लिश के सारे वर्ड्स बनते हैं, इतनी मोटी डिक्शनरी बनती है, इतने वर्ड्स बनते हैं, वैसे ही ये 20 प्रकार की अमीनो एसिड से ही लाखों प्रकार की प्रोटीन्स बनती हैं, ध्यान रहे। तो यहां पर अगर एक कम हो गया तो ये पूरा क्रम बदल गया। अब पूरा क्रम बदल गया तो अमीनो एसिड अब जो पहले थे वो पहले वाले नहीं रहे, अब दूसरे आ गए, दूसरे आ गए तो यह प्रोटीन वह नहीं रही जो पहले थी। अब इस प्रोटीन का काम कैसा होगा पता नहीं। दूसरी चीज, अगर एक नया कोई इसी में आके जुड़ गया, कोई भी मान लीजिए एक यूरेसिल आके जुड़ गया तो भी क्रम में बदलाव हो गया, एक पूरा का पूरा डिलीट हो गया तो भी क्रम में बदलाव हो गया। इसी को कहते हैं म्यूटेशन। इसी को कहा जाता है उत्परिवर्तन वह क्रिया है जो डीएनए अनुक्रम में बदलाव ला देती है। आप देखिए कैसे अनुक्रम में बदलाव हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जीव के जीनोटाइप में, जाहिर है कि जब एक में चेंज हुआ तो उसका जीनोटाइप भी बदल गया। यहां से यह बदलाव होता है डीएनए में, ध्यान रहे। तो डीएनए में बदलाव होगा तो मैसेंजर आरएनए में भी बदलाव हो जाएगा और फिर प्रोटीन में बदलाव होगा। बदलाव इसी में होता है डीएनए में, ध्यान रहे कि डीएनए में बदलाव होगा तो जीनोटाइप व फिनोटाइप। तो अब जो नई प्रोटीन बनेगी उसका पता नहीं क्या काम होगा, उसका जो दृश्य रूप प्रकटन होगा पता नहीं कैसा होगा, तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसी को म्यूटेशन कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या होता है एक्चुअली। देखिए सिकल सेल एनीमिया में एक्चुअली जैसे हीमोग्लोबिन ब्लड जिसके कारण लाल होता है, इसमें 2 चीजें हैं, हीम और ग्लोबिन। हीम आयरन को कहते हैं और ग्लोबिन प्रोटीन होती है। जाहिर है कि ये प्रोटीन है तो बनती है डीएनए के माध्यम से। तो इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। जो बीटा चेन होती है इसमें 1 2 3 4 5 6 पहले स्थान पर वायलिन होती है और छठे स्थान पर, इसको मैं कंफर्म कर दूं कि GAG, ये जो ट्रिपलेट कोडान है जैसे यहां पर बताया, तो ये ग्लूटामिक एसिड का होता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड का होता है। अब यहां पर मात्र इतना होता है कि एक ही जगह पर यहां पर U आ जाता है, ये A हट जाता है, एक ही जगह U हो गया। अब GUG GAG ग्लूटामिक एसिड का कोडान है,
लेकिन GUG ग्लूटामिक एसिड का कोडान नहीं है, ये वायलिन का कोडान है। किसका कोडान है? वायलिन का। अब ध्यान दीजिए कि अब सिर्फ इतनी गलती से कि इस हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के 6वें स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वायलिन आ गया। क्यों? क्योंकि इसका जो कोडान था, ध्यान दीजिए जी वही है दोनों, लेकिन बीच का एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, ए की जगह यू आ गया। तो अब इसी वजह से यहां पर वायलिन जुड़ गया, और वायलिन जुड़ जाने की वजह से जब ऑक्सीजन की कमी होती है सिकल सेल एनीमिया में के रोगी में, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो यह वायलिन इससे जाके जुड़ जाता है, फलस्वरूप हीमोग्लोबिन सिकल शेप का हो जाता है, हंसिया के आकार का हो जाता है, बेकार हो जाता है और ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाता। यही कमी है बच्चों। ध्यान रखना कि बीटा चेन के 6ठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर यह वायलिन जुड़ जाने के कारण ऑक्सीजन की कमी होने पर यह 6ठे स्थान का वायलिन प्रथम स्थान के वायलिन से जुड़कर हीमोग्लोबिन को हंसियाकार कर देता है, फलस्वरूप वह ऑक्सीजन का संवहन नहीं कर पाता। यह सिकल सेल एनीमिया में होता है। दूसरा है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में ध्यान दें कि ये अल्फा चेन और बीटा चेन दो चीज है। तो अल्फा चेन का जो जीन होता है, अल्फा चेन का, ये 16वें नंबर के क्रोमोसोम पे होता है, और जो बीटा चेन का जीन होता है, अल्फा चेन का और बीटा चेन का जो जीन है, ये 11वें नंबर पर होता है। इसका 11वें नंबर के क्रोमोसोम पर इसका जीन होता है। आप ध्यान दें कि दोनों अलग अलग बनते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं थैलेसीमिया, इससे मिलती जुलती बीमारी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों तभी होते हैं, ध्यान रहे, अगर दोनों कैपिटल हैं तो नॉर्मल होंगे, यानी कि दोनों अगर डोमिनेंट जीन है तो नॉर्मल हैं, अगर हेट्रोजाइगस हैं तो ये कैरियर होंगे, कैरियर होंगे। ध्यान रहे, ये अनएफेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर दोनों रिसेसिव हो गए तो ये अफेक्टेड होते हैं। ध्यान रहे कि इन दोनों कंडीशंस में, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में, अगर दोनों डोमिनेंट जीन है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल होगा जैसे ज्यादातर होता है। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस हैं, और ये प्रोजेनी जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हीं के बच्चे होते हैं जिनके माता पिता दोनों कैरियर हों, उन्हीं के बच्चे अफेक्टेड होते हैं सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों में। लेकिन पैटर्न दोनों का अलग है, दोनों के तरीके अलग हैं। तो जो अफेक्टेड व्यक्ति होता है उसको दोनों का दोनों जीन रिसेसिव प्रकार का मिलता है। यह म्यूटेशन के कारण होता है। जैसा मैंने इसे बताया, इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। एक स्थान पर परिवर्तन हुआ, पॉइंट, एक पॉइंट पे अंतर आया, तो इसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, थैलेसीमिया में क्या होता है कि यहां पर दो चेन्स होती हैं, अल्फा की और बीटा की, कुल 4 चेन्स होती हैं। ठीक है। अल्फा चेन को बनाने वाले प्रोटीन का जीन 16वें नंबर के गुणसूत्र पर पाया जाता है, और बीटा चेन को बनाने वाली प्रोटीन का जीन 11वें नंबर के गुणसूत्र पर पाया जाता है। दोनों अलग अलग गुणसूत्रों पर इसके जीन पाए जाते हैं, अल्फा का 16वें नंबर पर, बीटा का 11वें नंबर पर। बाद में ये दोनों असेंबल होते हैं। जन्म के बाद सामान्य व्यक्ति में, जिनके पास दोनों के डोमिनेंट जीन है, अल्फा और बीटा चेन दोनों बराबर मिलती हैं, तो सामान्य हीमोग्लोबिन बनता है। लेकिन जो रोगी व्यक्ति होता है, इसमें कैरियर वाले के केस में भी होता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है, लेकिन जो पूरी तरह अफेक्टेड थैलेसीमिया के रोगी होते हैं, इनमें रुधिर कम बनता है। क्यों? अगर अल्फा, इसमें 2 तरह का होता है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन कम बनती है,
और बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन कम बनती है। अब दोनों चेन बराबर चाहिए, क्योंकि आप देखें स्ट्रक्चर में कि दोनों चेन अगर नहीं होगी तो नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। तो अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन नहीं बनती, कम बनती है। हेट्रोजाइगस है तो निश्चित रूप से और कम बनेगी, इसमें होगा तो बहुत कम बनेगी। और इसमें बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन नहीं बनती। तो ये थैलेसीमिया दो प्रकार के हो गए, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अब दोनों में अंतर क्या है? सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में अंतर यह है कि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन बनता तो है लेकिन डिफेक्टिव होता है। हीमोग्लोबिन बनता तो है लेकिन डिफेक्टिव होता है, यानी कि क्वालिटी डाउन होती है। तो ये क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। लेकिन थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन बनता ही कम है, तो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटी यानी बनता ही कम है। थैलेसीमिया में कम बनता है, इसलिए इसको बराबर ब्लड देने की जरूरत पड़ती है। जिस रोगी को थैलेसीमिया की बीमारी हो, आनुवंशिक बीमारी है, इसको बराबर, ये दोनों आनुवंशिक बीमारियां हैं, डीएनए के कारण होती हैं, उसके उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। तो दोनों केसेस में थैलेसीमिया में ब्लड कम ही रहता है, हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, तो उसको बराबर फ्रिक्वेंटली ब्लड चढ़ाना पड़ता है। तो आई होप ये आप सब समझ गए होंगे इन दोनों उदाहरणों की मदद से। अब हम एक एक लाइन करके म्यूटेशन को और डिटेल में समझते हैं। क्या कॉजेज ऑफ वेरिएशंस इन डीएनए? डीएनए में वेरिएशन का कारण क्या होता है? सिर्फ दो कारण होते हैं, या तो रिकॉम्बिनेशन या तो म्यूटेशन। रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशन ये दो कारण हो सकते हैं डीएनए में बदलाव के लिए। रिकॉम्बिनेशन एक नेचुरल जनरल प्रोसेस है जो क्रॉसिंग ओवर में होता है, जो मियोसिस में होता है। अगर ये दोनों ना होते तो विभिन्नता ना होती, विभिन्नता ना होती तो नए जीव जाति ना बनते, तो हम वही होते जो हमारे पूर्वज थे। तो विभिन्नता के लिए जरूरी है कि रिकॉम्बिनेशन और म्यूटेशंस भी हों। म्यूटेशंस में एट एनी स्टेज, किसी भी अवस्था में हो सकता है। इन द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव के विकास की किसी भी अवस्था में म्यूटेशन हो सकता है। म्यूटेशंस में टेक्स प्लेस आइदर इन सोमैटिक सेल्स और इन सेक्स सेल्स। जो म्यूटेशन होता है ये दोनों में हो सकता है, शरीर की कोशिका में भी हो सकता है और सेक्स सेल, गोनैड सेल्स यानी कि एपिथेलियल सेल्स में भी पाया जा सकता हो सकता है। म्यूटेशंस में अराइज स्पॉन्टेनियसली इन नेचर और में बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली। म्यूटेशन प्राकृतिक रूप से, आकस्मिक रूप से होता है और हम इसको आर्टिफिशियली यानी कि कृत्रिम तरीके से प्रेरित करके भी म्यूटेशन कर सकते हैं, ला सकते हैं, डीएनए में बदलाव ला सकते हैं। म्यूटेशंस में भी हार्मफुल और यूजफुल। इसका कोई निश्चित नहीं होता कि जो डीएनए बदलेगा वो हमारे लिए या उस जीव के लिए लाभदायक होगा या हानिकारक होगा। ये जो आकस्मिक परिवर्तन होता है, सडन चेंज ऑफ डीएनए इज कॉल्ड म्यूटेशन, एक शॉर्ट डेफिनेशन है। तो इसका फायदा होगा या नुकसान होगा या कुछ नहीं होगा, तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। म्यूटेशंस अकर इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीवों में म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन होता है। म्यूटेशंस आर यूजुअली रिसेसिव। ये अच्छी बात है कि जो रिसर्च से पता चला, जो काफी कुछ देखने के बाद जीवों को पता चला कि ज्यादातर ये रिसेसिव होते हैं, अप्रभावी होते हैं। एंड वेरी फ्यू म्यूटेशंस आर डोमिनेंट, बहुत कुछ ही ऐसे मिले हैं जो डोमिनेंट रहे हैं। एक प्राकृतिक घटना है, क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल। कैंसर सेल, कैंसर आपने बड़ा नाम सुना होगा। कैंसर में क्या होता है? कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित हो जाता है। सिंपल, कोशिकाएं प्राकृतिक रूप से विभाजित होती हैं, लेकिन जब उनका जो विभाजन है उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जब वो सेल साइकिल को फॉलो नहीं करती, लगातार विभाजित होती जाती हैं बिना किसी काम के, केवल एक काम, विभाजन।
कैंसर उसी को कहते हैं। तो कैंसर सेल्स में देखा गया कि क्रोमोसोमल एब्रेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड, यानी क्रोमोसोम जो है जिस काम के लिए उनका निर्धारण है, जो काम निर्धारित है वो काम न करके पथभ्रष्ट हो जाते हैं, यानी कि उनका जो काम है वो भूल जाते हैं, तब ज्यादातर कैंसर सेल्स में ये देखने में आता है। देयर आर मेनी केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, एंड फिजिकल फैक्टर्स, और बहुत सारे ऐसे भौतिक कारक भी हैं, दैट इंड्यूस्ड म्यूटेशंस, जो म्यूटेशंस को बढ़ावा देते हैं। दीज आर रेफर्ड टू एज म्यूटाजेन, उन सब को जो प्रेरित करते हैं म्यूटेशन को, उनको म्यूटाजेन कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे यूवी रेडिएशंस, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये ध्यान रखिएगा। हम म्यूटेशन की बात करें तो ह्यूगो डी ब्रीज को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्होंने ही म्यूटेशन की थ्योरी दी थी। ओइनोथेरा लामार्कियाना पे उन्होंने रिसर्च किया था, उस पे कुछ उन्होंने देखे थे और उसी के आधार पर उन्होंने यह थ्योरी दी थी। एक बहुत ही नेचुरल कह लीजिए घटना होती है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।